नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएज में। इससे पहले हम इस वीडियो की श्रृंखला में हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने जो नियम दिए थे जेनेटिक्स के बारे में, वंशागति के बारे में नियम दिए थे, उनमें हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके हैं। उसके अलावा इसमें हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर उसको कहा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स की जो प्योरिटी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, वो एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें हम जानेंगे कि जो दो लक्षण हैं उनके द्विसंकर संकरण के परिणामों पर यह आधारित है, और इसके अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी आधार पर प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, और इसके अलावा एक विशेषता और रखते हैं। वो क्या है कि पृथक होने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आ गया तो दूसरे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया, और इसे ही हम कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसके लिए हम वापस से वही जो मेंडल ने उदाहरण लिया था या फिर उनका आधार था प्रयोगों का, उसके आधार पर ही पढ़ेंगे। कौन सा था उनका आधार? उद्यान मटर या पाइसम सटाइवम के आधार पर उन्होंने ये सारे नियम दिए थे, जो तब से लेकर अब तक फैक्ट बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा कहा जाता है जीन म्यूटेशन है या रेडियो एक्टिव के कारण कोई परिवर्तन आता है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए मायने नहीं रखती, वो केवल उस जनरेशन में ही रहता है। जबकि मेंडल के नियम पीढ़ी दर पीढ़ी इन सारे लक्षणों की व्याख्या करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए। देखते हैं अगला तीसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उन्होंने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी में परस्पर स्वपरागन कराने पर प्राप्त F2 पीढ़ी को आगे क्रॉस करवाया। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पेरेंटल पीढ़ी से ही इस नियम को समझने की। उन्होंने दो लक्षण या दो फिनोटाइप को आधार मान करके ये नियम दिया था। तीसरा नियम जो इनका हमारा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो ये दो लक्षण कैसे थे, उन्होंने F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए कैसे इस प्रक्रिया को किया था, समझने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो बाद में जब आप इसका दोहरान करेंगे तो आसानी से रिकॉल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो F1 पीढ़ी के लिए उन्होंने क्या किया, पेरेंटल पीढ़ी की क्या स्थिति थी, उन्होंने लिए पीले और गोलाकार। अब पीले के लिए उन्होंने क्या सिंबल यूज़ किया और गोलाकार के लिए क्या किया, तो इसके लिए उन्होंने लिया कैपिटल Y और गोलाकार के लिए, राउंड के लिए कैपिटल R। ये हो गया इनका एक तरह का। और फिर दूसरे में हरे और झुर्रीदार। इसमें इन्होंने हरे के लिए ये यहाँ पर दोनों स्मॉल y और स्मॉल r। अब ये दोनों कैसे थे, समयुग्मजी थे। और ये कौन सी थी, पेरेंटल पीढ़ी या P पीढ़ी। पेरेंटल पीढ़ी के लिए उन्होंने साइन लिया था P पेरेंटल से। वैसे अधिकांश साइन हमारे उसके इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर होते हैं, कह सकते हैं अबाउट 75%। पीरियोडिक टेबल या केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, कुछ भाषाओं के आधार पर अलग होते हैं। अब यहाँ पर जो इनके क्रॉस से, पेरेंटल पीढ़ी के क्रॉस से जो उनको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, उसका जीनोटाइप क्या था, सभी कैपिटल Y, स्मॉल r,
कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि ये जीनोटाइप था F1 पीढ़ी के लिए। अब जब ये सभी, लेकिन इनमें जो मेंडल का प्रथम नियम लागू हो रहा है, यानी कि डोमिनेंट कौन सा फैक्टर है, तो ये सभी कैसे होंगे, पीले और गोलाकार प्राप्त होंगे। क्योंकि प्रभाविता के नियम से, इसमें हम इसको थोड़ा सा अलग मार्क कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये इनका डोमिनेंट फैक्टर था इसमें। अब ये प्रभाविता के नियम से या डोमिनेंट वाले लॉ से ये सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, पीले फूल वाले, और उनके जो बीज का आकार था वो था गोल। अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है जिससे हम मेंडल का वही चेकर बोर्ड, जिसके आधार पर हम इन सबको चेक करेंगे, जांच करेंगे, उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बोर्ड को रफिश करके वापस से सेट कर लिया है। तो आप थोड़ा वीडियो को रोक करके इन सारी चीज़ों को एक बार नोट करें जिससे ये आपको आगे रिकॉल हो सकें, आसानी से समझ में आ सकें। तो अब इसमें हम देखते हैं जब इनका स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उस पॉलिनेशन की स्थिति में इनके जो गैमेट्स बनेंगे या युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं 4 प्रकार के गैमेट्स हमें प्राप्त होंगे। जैसे सबसे पहले कैपिटल Y और कैपिटल R, यानी जिसमें दोनों ही प्रभावी लक्षण हैं। अब दूसरा प्रकार का होगा इसमें हमारे लिए कैपिटल Y और स्मॉल r। तीसरे प्रकार का स्मॉल y और कैपिटल R। और चौथे प्रकार का गैमेट होगा दोनों ही उसमें अप्रभावी लक्षण वाला। अब इसको हम मेंडल के चेकर बोर्ड में लिखते हैं। अब ये मैंने इसमें मेंडल का चेकर बोर्ड बना लिया है, इसको फिल करते हैं। कैसे, देखिए अब इन दोनों का जब क्रॉस होता है तो ये हमें कंडीशन प्राप्त होगी दोनों ही कैपिटल Y और कैपिटल R, यानी कि ये हमें कैसे प्राप्त होंगे, पीले गोलाकार, यानी कि इनका कलर होगा पीला और आकृति होगी बीज की गोलाकार। इसके बाद दूसरी स्थिति हम इसमें देखते हैं, दोनों कैपिटल Y कैपिटल और स्मॉल r। अब ये भी कैसे होंगे, डोमिनेंट वाले प्रभाविता के नियम से पीला गोलाकार। तीसरी स्थिति हम देखते हैं कैपिटल Y स्मॉल y और दोनों ही कैपिटल R, ये भी हो गए हमारे पीला और गोलाकार। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इनके ये भी पीला और गोलाकार। कैपिटल Y, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। अब वही नियम यहाँ पर भी हो गया, प्रथम नियम लागू हो रहा है, तो ये भी पीला गोलाकार। अब इस लाइन में हम देखेंगे कि ये सभी हमें डोमिनेंट फैक्टर वाले ही दिखाई देंगे। अब कैपिटल Y स्मॉल y और दोनों ही कैपिटल R, ये भी हो गया। और ये कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि इन दोनों के गैमेट से भी बनने वाला वही पीला गोलाकार। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन दोनों कैपिटल Y और दोनों स्मॉल r, यहाँ पर आकर स्थिति बदल गई। कलर तो रहेगा पीला
लेकिन फल होगा झुर्रीदार, यानी रिंकल्ड होगा ये। फिर अगली स्थिति में इस तरह से फिर ये अगली स्थिति आ जाएगी। ये भी कैसा होगा, डोमिनेंट फैक्टर है, इसलिए पीला गोलाकार। अब इसमें इस स्थिति में हम देखते हैं पीला लेकिन ये झुर्रीदार। अब इसमें आगे इन दोनों के क्रॉस से इन दोनों के से अब ये स्थिति वही बन रही है, इसमें वापस से पीला गोलाकार। अब ये जीनोटाइप अलग ही प्रकार का आ गया। यहाँ पर ये होगा हमारा हरा और गोलाकार, एक अलग ही जीनोटाइप मिला। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये यहाँ पर एक और हो गई हमारी हरा गोलाकार। इस तरह से अब हमारे ये और बचे, इसमें कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और दोनों ही स्मॉल आर। अब ये स्थिति हो गई हमारे पीला होगा लेकिन झुर्रीदार होगा। अब अगली स्थिति में देखते हैं। अब इस स्थिति में ये कैसा होगा, हमारा हरा लेकिन गोलाकार। और अंतिम स्थिति में वापस ये शुद्ध रूप में कह सकते हैं जीनोटाइप पूरा हरा गोलाकार। अब इस तरह से ये मेंडल का चेकर बोर्ड है, हमें दो स्थिति दिखाएगा। हम दोनों के बारे में आगे पढ़ते हैं और आराम से समझते हैं इसको। अब इसमें हम देखते हैं कि लक्षण प्रारूप या फिनोटाइपिक जो रेशो आ रहा है वो हमारा इसमें आ रहा है 9:3:3:1 का, यानी कि पीला गोलाकार वाली जो कंडीशन है इसको मैं अलग अलग रंग से मार्क कर लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि इसमें ये लाइन हमें कैसी प्राप्त हो रही है, पीला और गोलाकार। तो इनको यहाँ पर लिख भी लेते हैं जिससे ये लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला लक्षण हमें ये पीला गोलाकार के 9, यानी कि 2 हमने जब इसका आधा लिया 2 लक्षण तो ये हमें कुल 16 का टोटल प्राप्त होगा। तो 9 तो इसमें हो गए पीले और गोलाकार। फिर अगले 3 आएंगे इसमें हरे और गोलाकार। तो अब वो देखते हैं हम 2 और 3। अब ये हो गए हमारे पास हरा और गोल, शॉर्ट में लिख लेता हूँ। फिर वापस इसमें 3 हमारे पास नए और फिनोटाइप मिलेंगे, पीला झुर्रीदार। अब इसमें पीला और झुर्रीदार ये 1
और 2 पीला झुर्रीदार और ये 3। और एक फिनोटाइप, तो इसमें ये 3 हमें पीला झुर्रीदार ये प्राप्त हो गए और अंत में एक हमारे पास बचा हरा और झुर्रीदार। ये कौन सा बचेगा? 1। अब इसका हम देखेंगे दूसरे स्तर में जीनोटाइप या जीन प्रारूप कैसा प्राप्त होता है। अब इसमें जो जीन प्रारूप की हम बात करें तो उसका रेशो होगा, जीन प्रारूप लिख लेते हैं हम, अब जीन प्रारूप इसमें हम फर्स्ट में देख रहे हैं ये एकमात्र है और इसमें चेकर बोर्ड में ये स्थिति कहीं पर नहीं मिलेगी। तो ये वाला हो गया पहला हमारा, दोनों ही इसमें कैपिटल Y और कैपिटल R वाली स्थिति। और फिर दूसरा जीनोटाइप इसमें हम देखते हैं 2 मिलेगा, जो कौन सा है? कैपिटल Y स्मॉल r और दोनों ही कैपिटल R, ये 2 मिलेंगे। इसमें कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, इसमें 1 और ये 2, ये मिल गए 2। अब तीसरा इसमें हम जो जीनोटाइप देखेंगे दोनों ही कैपिटल Y और एक ये वाला, ये भी 2 हैं और ये रहे इसमें। दोनों ही कैपिटल Y और एक कैपिटल R और एक स्मॉल r। और फिर इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं हम, जो हमें चौथा मिलेगा अगला जीनोटाइप है वो 4 मिलेंगे। इसमें कौन कौन से हैं वो? कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। ये जीनोटाइप मिल गया हमें अगला। फिर इसमें एक आएगा दोनों स्मॉल y और एक दोनों कैपिटल R, वो हमें मिलेगा केवल 1। कहाँ पर है ये वाला। इसके बाद इसमें अगली कंडीशन आएगी हमारे, जो वो जीनोटाइप होंगे 2। कौन से? इसमें हमें मिलेगा दोनों ही स्मॉल y में और R कैपिटल और स्मॉल r में। अब अगला देखते हैं वो जीनोटाइप, इसमें हमें एक ही है। कौन सा है वो? दोनों कैपिटल Y और दोनों स्मॉल r, वो स्थिति हमें कैपिटल Y वाली और ये मिल गई, जो हमारे होगी दोनों ही कैपिटल Y और स्मॉल r। और अगली स्थिति 8वां जो जीन प्रारूप मिलेगा वो हमें मिलेंगे 2 ये वाली जीन स्थिति हो गई। और अंतिम स्थिति हमारे पास एकमात्र बची है, जिसको थोड़ा सा मैं आपको मार्क कर देता हूँ। स्टार्ट वाली हमने देखी थी, ये भी एक है और ये भी एक है, जो अंतिम एक स्थिति है। तो ये जीनोटाइपिक रेशो में हरा और झुर्रीदार अंतिम मिलेगा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ, जिनको कहेंगे हम इनहेरिटेंस, जिसमें हम जानते हैं कि मेंडल के जो ये नियम हैं तो ये सभी क्या है कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे क्या है कि कुछ जो लेथल जीन्स होते हैं, जो हानिकारक जीन्स होते हैं, वो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं और उनसे हम बचे रहते हैं। सभी जीवों में ये महत्व रखता है। अगले में इसमें हम देखते हैं इसका महत्व होता है कि मेंडल के जो पृथक्करण के नियम हैं,
उसके जीन संकल्पना या फिर जीन कंसेप्ट की पुष्टि होती है। और अगले में हम इसका महत्व जानेंगे कि भाई नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्प होते हैं जो ये क्या करते हैं, 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो यानी कि एक किसी कारण से जीन म्यूटेशन कह सकते हैं या कोई और कारण, तो उसमें एक लक्षण के विलुप्त होने पर या कोई कारणवश खराब होने पर वो पूरा का पूरा उसका बॉडी स्ट्रक्चर या फिनोटाइप हमें सेम प्राप्त होता है, उसमें कोई नुकसान वाली स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर इसमें एक महत्व आता है इसका कि इससे जो संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षण हैं उनके बारे में पता चलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें 5वीं इसका महत्व हम जानते हैं कि इसमें कह सकते हैं अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और एक ही जाति में लाया जा सकता है। फिर आता है इसमें हमारा कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक जो फसल हैं या कोई और ऐसी चीज़ हैं अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं और जिनका आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रयोग भी हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है सुजननिकी या यूजेनेसिस, जो मेंडल के नियम पर ही आधारित है और उससे मानव जाति के सुधार से संबंधित एक विज्ञान की शाखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर।